हेलो मेरे प्यारे साथियों, सबका स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे जानदार शानदार इस क्लास में। साथियों, आप सबको पता है हम लोग मध्य प्रदेश वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के बहुत शानदार जानदार प्रश्न कर रहे हैं। आप सबको पता है आज हम फिर से बाल विकास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहेगा और मेरे चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बस कर लें, क्योंकि मेरे सभी पुराने साथियों को ये पता है कि हम जो है सारे प्रश्नों को विद द हेल्प ऑफ 3D इमेजेस करते हैं। मतलब हम यहाँ पर ही सारे व्याख्यान के द्वारा पूरा टॉपिक कवर कर लेते हैं। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है प्यारे मित्रों अधिगम का ये तीसरी वीडियो रहेगी। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, बहुत शानदार वीडियो है, आप लोग जाके बस देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 लूँगा प्यारे मित्रों आपके सामने में। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जाइटिंग स्कीमास टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। प्यारे मित्रों, प्रश्न को ध्यान से समझिए। पहले क्या बोल रहा है, आपके पहले से स्कीमा जो बना हुआ है, स्कीमा मतलब पहले से आपके मानसिक स्तर पर कुछ भरा हुआ है, उसमें बदलाव करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। प्यारे मित्रों, ये आपके जीन पियाजे के ये सिद्धांत कौन से सिद्धांत से लिया गया है, पहले आप ले समझ लीजिए। जीन पियाजे हमारे जो साहब हैं प्यारे मित्रों, जीन पियाजे साहब के द्वारा ये एक सिद्धांत दिया गया है, आप सबको पता होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया है। संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या कहते हैं प्यारे मित्रों, उसे संज्ञानात्मक सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत कहलाता है। उसके अंतर्गत इन्होंने प्यारे मित्रों कुछ बेसिक टॉपिक्स दिए, उन टॉपिक्स पे हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे आज। इसका आंसर तो आप लोग पहले कर लेंगे, आत्मसातकरण, इसे कहते हैं एसिमिलेशन। प्यारे मित्रों, पहले आप लोग ये टॉपिक को अच्छे से आंसर को समझ लो पहले। चलिए मेरे पहले आपको इमेज दिखा देता हूँ, पूरे टॉपिक अभी आप कवर कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पर अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये उनके पापा हैं और ये उनकी बिटिया रानी है। बिटिया रानी को उनके पापा समझा रहे हैं कि बेटा, एक कुत्ता होता है, एक बिल्ली होती है ना, जिसके 2 कान होते हैं, 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, ऐसा उन्होंने समझाया। बच्ची क्या करती है प्यारे मित्रों, यहाँ पर देखना, इसको डॉगी बोल रही है। डॉगी बिल्कुल सही बोल रही है क्योंकि उसके पापा ने सिखाया है। इसके बाद वो बिल्ली को भी देखो डॉगी बोल रही है ना, ये देखो डॉगी बोल रही है। इसका मतलब उनके पापा ने एक बार उनके दिमाग में जो जानकारी फीड कर दी, वही जानकारी बच्चों के दिमाग में फीड रहती है जब तक कि वो उस चीज़ को अलग अलग ना कर दें। इसके बाद बच्चे को जो है पेरेंट्स फिर से समझाते हैं कि बेटा, डॉग जो होता है साइज़ में बड़ा होता है और कैट जो होता है साइज़ में छोटा होता है। अर्थात उनके पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को ऐड कर देना ही क्या कहलाता है प्यारे मित्रों, एसिमिलेशन कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है। प्यारे मित्रों, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, जब बच्चे ने अपने पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को ऐड किया, वो हो गया आपका आत्मसातकरण। ठीक है ना। चलिए अब इसको हम फिर से आपको पूरे टॉपिक की ओर लेके चलता हूं। मैं आपको सारे टॉपिक कवर कराता हूं प्यारे मित्रों, एक एक करके देखना। सबसे पहला कवर इन्होंने क्या कहा, पहला टॉपिक आप लोग नोट करना मेरे साथ। इन्होंने कहा, पहला टॉपिक जो उन्होंने कहा, ये पहला टॉपिक कहलाता है जैविक परिपक्वता। क्या कहता है प्यारे मित्रों, परिपक्वता। पहला पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, जैविक परिपक्वता। इसका जो है इन्होंने क्या बताया, पियाजे के अनुसार क्या कहते हैं कि बच्चा जब तक जैविक रूप से अर्थात शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं होगा, तब तक उसके अंदर किसी प्रकार का अधिगम संभव नहीं है, किसी प्रकार का विकास संभव नहीं है। बच्चे में किसी प्रकार की अधिगम या विकास के लिए सबसे पहली स्तर जो है या पहली शर्त उन्होंने बताया जैविक परिपक्वता, अर्थात बच्चा जैविक रूप से परिपक्व होना आवश्यक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, ये पहली बात। दूसरी बात प्यारे मित्रों, इन्होंने दूसरा पॉइंट दिया, आप लोग नोट करेंगे, भौतिक वातावरण के साथ अनुभव। क्या प्यारे मित्रों, भौतिक वातावरण के साथ अनुभव। ये सारी चीज़ें आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी प्यारे मित्रों। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमने जो है डाइट किया है D.Ed से, वहाँ से हम लोग ये सीखे हैं, सब पूछता है। भौतिक वातावरण के साथ अनुभव, जब हम भौतिक वातावरण के साथ अनुभव करते हैं, इसमें उन्होंने क्या कहा है कि बच्चा जब भौतिक संपर्क में आता है, अपने परिवार के संपर्क में आता है, अपने समाज के संपर्क में आता है ना प्यारे मित्रों, तब उसमें चीज़ों में बदलाव होता है। अर्थात बच्चा जो देखता है उसको सीखने का प्रयास करता है। ये भौतिक वातावरण के साथ अनुभव है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसका।
तीसरा पॉइंट पे लेके चलेंगे प्यारे मित्रों, सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव। यहाँ हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के मोस्ट इंपॉर्टेंट घटक कर रहे हैं प्यारे मित्रों, सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव। अब जब परिवार से जब बच्चा बाहर निकलता है तो विद्यालय परिवेश में आता है, विद्यालय परिवेश में या समाज के मित्रों के साथ, अपने मित्र मंडलियों के साथ बैठता है, तो भी उसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, अधिगम देखने को मिलते हैं। ये सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव हुआ, नोट कर लेंगे। चलिए पॉइंट नंबर 4 पे लेके चलूंगा प्यारे मित्रों, सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव हो गया। अब आता है प्यारे मित्रों संतुलन। क्या आता है प्यारे मित्रों? संतुलन। अब संतुलन इन्होंने पियाजे ने कहा है कि संतुलन संज्ञानात्मक विकास का जो 3 चरण हुए हैं ऊपर, भौतिक वातावरण के साथ अनुभव, जैविक परिपक्वता और सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव, इन तीनों में जो है समायोजन होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कहा, किसने? पियाजे साहब ने कहा है संतुलन होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए इसके बाद 5वां नंबर इन्होंने टॉपिक दिया, जैविक परिवर्तन, भौतिक वातावरण के साथ अनुभव, सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव, संतुलन हो गया। अब आ जाता है प्यारे मित्रों अनुकूलन। अनुकूलन को इन्होंने प्यारे मित्रों 2 भागों में बांटा। अनुकूलन के 2 भागों में बांटा। एक होता है आपका व्यवस्थापन, एक होता है आत्मसातकरण। क्या प्यारे मित्रों? आत्मसातकरण, जो आपका टॉपिक है ना, व्यवस्थापन और एक आत्मसातकरण। जब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों व्यवस्थापन की, तो समझना, जब माता पिता ने उनके दिमाग में, उस बच्चे के दिमाग में फीड किया कि कुत्ता और बिल्ली क्या है, तो बच्चे के दिमाग में फीड हो गई, ये स्कीमा फीड हो गई कि कुत्ता होता है, बिल्ली होता है, मतलब व्यवस्थापित हो गया उसके दिमाग में, ये ज्ञान व्यवस्थापित हो गया। परंतु जब बच्चे ने कुत्ते को अलग देखा, बिल्ली को अलग देखा, तो अपने पूर्व ज्ञान में उसने अंतर करके पूर्व ज्ञान में उसने नए ज्ञान को ऐड किया। यही आपका आत्मसातकरण कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। प्यारे मित्रों ये अनुकूलन के 2 पार्ट हैं, आप इसे याद रख लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं प्यारे मित्रों, अपन लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे लेके चलूँगा। नेक्स्ट पे प्यारे मित्रों आप लोग देख पा रहे हैं वाली स्क्रीन पर, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संवर्धित है। बहुत प्यारा प्रश्न है, इस पे बेस मैंने पहले ही आपको अच्छे से व्याख्यान दे दिया है। द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रिफर्स टू, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। प्यारे मित्रों जब हम बात करते हैं वाइगोत्स्की के सामाजिक अधिगम सिद्धांत की, जिसे वाइगोत्स्की साहब ने दिया, प्यारे मित्रों आप याद रखना, वाइगोत्स्की साहब ने कहा है कि इस अधिगम समाज के संपर्क में जब तक नहीं होगा तब तक उसका अधिगम अच्छा नहीं होगा। अर्थात अधिगम को इन्होंने सामाजिक क्रिया कहा है, किसने? वाइगोत्स्की साहब ने। और इन्होंने 2 टर्म दिए हैं, एक आपका ZPD प्यारे मित्रों, एक आपका स्कैफोल्डिंग प्यारे मित्रों। दोनों पर मैंने पहले चर्चा की है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसका मीनिंग आप लोगों को बता दूं कि बच्चा जो कुछ जानता है और जो कुछ नहीं जानता, उसके बीच में हमारे द्वारा किया गया हेल्प, थोड़ा सा धक्का लगाना, हेल्प जो कहलाता है बड़ों के द्वारा, वो ZPD कहलाता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। जैसे एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, थोड़े से सहयोग से वो पूरी कार्य को कर लेते हैं। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लूँगा प्यारे मित्रों, वीडियो पसंद आ रही हो तो अवश्य शेयर करें। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। जब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों संरचनावादी सिद्धांत की, जिसे अपन लोग रचनावादी सिद्धांत भी कहते हैं, रचनात्मक या सृजनात्मकता के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, इसके ऊपर हम जब चर्चा करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे प्यारे मित्रों, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, रचनावाद में नहीं आता। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, नहीं। अधिगम आवर्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों को अनुबंधन करता है, नहीं। अब ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। रचनावादियों ने कहा प्यारे मित्रों कि बच्चा जो होता है ना खुद से एक्शन करता है, जिसे अपन लोग कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, LBD कहते हैं प्यारे मित्रों, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा खुद से करके, बच्चा किसी भी क्रिया में खुद से सक्रिय रूप से एक्टिव होकर भाग लेता है और खुद को समायोजित करते हुए ज्ञान की संरचना का निर्माण करता है, जो कि रचनावाद कहलाता है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन नंबर में नेक्स्ट पे लेके चलूंगा प्यारे मित्रों। आप लोग देख पा रहे हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, वाइगोत्स्की थ्योरी इम्प्लाइज। अभी मैंने वाइगोत्स्की वाला आपको बताया, प्रारंभिक व्याख्या के बाद
कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। नहीं, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लाभदांक उनकी बुद्धि लाभदांक से कम होता है। बिल्कुल नहीं। यदि भाई आपका आईक्यू दूसरे बच्चों के आईक्यू से कम रहेगा या फिर ज़्यादा रहेगा तो आप कैसे सीखेंगे। सहयोगात्मक समस्या समाधान, बिल्कुल, जिसे अपन लोग कहते हैं कोलैबोरेटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, याद रखिएगा ZPD इसी कहते हैं। जो बच्चा जानता है और जो नहीं जानता उसमें थोड़ी सी मदद कर देना, बड़ों के द्वारा हेल्प कर देना ही क्या कहलाता है, आपका सहयोगात्मक समस्या समाधान कहलाता है। प्यारे मित्रों, अब मैं यहाँ पर एक मैप दिखाता हूँ। ये एक ऐसे क्षेत्र हैं, यहाँ पर बच्चा खुद से कर सकता है, सेल्फ से। यहाँ बच्चा हेल्प से कर सकता है, सेल्फ और हेल्प। इसका मतलब क्या कि जब आप ZPD की अवधारणा करते हैं ना प्यारे मित्रों, तो ZPD की अवधारणा में सेल्फ प्लस हेल्प, क्या सेल्फ प्लस हेल्प, आप लोग याद रखना, एक सूत्र है, आप लोग याद रखिए, ये खुद से बनाया हुआ सूत्र है। ZPD की अवधारणा में सेल्फ प्लस हेल्प दोनों याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे लेके चलूंगा प्यारे मित्रों आपको मैं। गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। लर्निंग डिसेबिलिटी इज मैथमेटिक्स कैन बी असेस्ड मोस्ट एप्रोप्रिएटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। जब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों लर्निंग निर्योग्यता की, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, अधिगम निर्योग्यता की, तो मैंने इस पे बेस्ड आपके सामने 4 से 5 प्रकार की अधिगम निर्योग्यता पहले ही बताए हुए हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, गणित में अधिगम निर्योग्यता मतलब बच्चा गणित में कमज़ोर है तो उसके आकलन करने से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। अभिक्षमता परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, नहीं प्यारे मित्रों, निदानात्मक परीक्षण जिसे डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आया है निदान, इसको अच्छे से समझ लीजिए, हालांकि मैंने इस पर अच्छे से आपको पहले ही बता के रखा है, फिर से बताऊंगा आप लोगों को, देखिए जरा ध्यान से। जब हम बात करते हैं ना निदानात्मक परीक्षण की, प्यारे मित्रों 2 टर्म आप लोग याद रखना, एक निदान और एक होता है उपचार। क्या होता है प्यारे मित्रों, उपचार। एक होता है निदान, एक होता है उपचार। प्यारे मित्रों, जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपका सबसे पहले क्या करते हैं प्यारे मित्रों, टेस्ट करते हैं, जांच करते हैं। और यही हम लोग क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं बच्चे का कि बच्चा गणित में कमज़ोर क्यों है, उसके आकलन कर रहे हैं। तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम जाँच करवाते हैं कि हम बीमार क्यों हुए, और डॉक्टर जो है आपका जांच करता है, और डॉक्टर के द्वारा जांच करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, आप बताएंगे, निदान कहलाता है। और जांच करने के बाद, निदान करने के बाद, उस निदान के अनुसार, उस जांच के अनुसार आपको वो टैबलेट्स देगा, आपका बीमारी का इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड उपचार, दैट इज कॉल्ड उपचार। क्लियर है प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूंगा आपको मैं। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। प्यारे मित्रों, हम सबको पता है, आप सबको पता है, हाउ चिल्ड्रन लर्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्टेटमेंट। जब हम बात करते हैं बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, हम सबको पता है कि बच्चे करके सीखते हैं, बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, बच्चों को हम बहुत सारी गतिविधियों के द्वारा सिखाते हैं। पर हमें यहाँ देखना है, नहीं पूछा है बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे एक्टिव रहते हैं तब, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बिल्कुल। चिल्ड्रन लर्न एज दे आर नेचुरली मोटिवेटेड, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 देखिए, बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं। अब यहाँ ये केवल शब्द आ गए ना प्यारे मित्रों, कुछ टर्म आप लोग याद रखिएगा। केवल एक नकारात्मक शब्द है प्यारे मित्रों, आपको जहां पर भी केवल दिखे आपको फट से उसे क्या करना है, डिलीट करना है, कट करना है। केवल नकारात्मक शब्द है, बच्चा कभी भी केवल शब्द देखे आप उसे कट कर देंगे। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आप लोग याद रखना, केवल शब्द अपने को नहीं लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 लूंगा आपके साथ में। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। द डिसिप्लिन विच हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ लर्निंग इन्वायरमेंट इज ऑफ द काइंड विच हेल्प्स। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम बात करते हैं अनुशासन की, तो अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही है। एक प्रतिभाशाली बालक बिल्कुल यदि अधिगम में अच्छा है अधिगम में बेस्ट है, पर वो यदि अनुशासित नहीं है तो उसकी जो लेवल है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए अधिगम के लिए अनुशासन का होना बहुत आवश्यक है। ऑप्शन देखिएगा,
किस तरह की भूमिका निभाता है? कौन? अनुशासन। बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, बिल्कुल सही नहीं है। रटकर, ये बिल्कुल गलत है, नकारात्मक शब्द है। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, बिल्कुल सही है। चुप्पी साधे रहने के लिए, बिल्कुल गलत है। शिक्षक को निर्देश देने में, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित मतलब रेगुलेट करने के लिए और साथ साथ में मॉनिटर करने के लिए भी आवश्यक होता है। कौन? आपका अनुशासन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे लेके चलूंगा आप सबको प्यारे मित्रों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर। कोलवर्ग के अनुसार, अभी आपका कोलवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत आ गया। मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से क्लियर किया हुआ है इसको पूरे अच्छे से। अभी देखिए, शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। प्रश्न बोल रहा है कि कोलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक कैसे बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है? अकॉर्डिंग टू कोलवर्ग, अ टीचर कैन इंस्टॉल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। ये क्या है? एक नेगेटिव टर्म है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, ये भी एक नेगेटिव टर्म है। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, ये भी एक नेगेटिव टर्म है। तीन ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहे हैं? रॉन्ग हो रहे हैं। आपका ऑटोमेटिकली फोर्थ ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, बिल्कुल प्यारे मित्रों, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है, फर्स्ट क्लास से आपको बताते आ रहा हूँ, ऐसे ऑप्शंस, ऐसे आंसर्स आपको क्लिक करने हैं जिसमें बच्चा क्या होता है? इन्वॉल्व होता है, बच्चा सेल्फ से इन्वॉल्व होता है। ऐसे आपको आंसर क्लिक करने हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे लेके चलूंगा प्यारे मित्रों आपको मैं। अधिगम निर्योग्यता, फिर से आ गई लर्निंग डिसेबिलिटी, इसमें अपन पूरे अच्छे से करेंगे। ठीक है, एक बार फिर। समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होता, गलत है। एक स्थिर अवस्था है, बिल्कुल गलत है। एक चर अवस्था है, बिल्कुल चर, जो कि बदलता रहता है। यदि आपने अच्छे से मार्गदर्शन दिया उनको तो उनका जो अधिगम निर्योग्यता है उसमें बदलाव आ सकता है। जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे, बिल्कुल गलत है। अब प्यारे मित्रों आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे, जब हम बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी की, लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम निर्योग्यता, प्यारे मित्रों जब आप लोग इसको नोट करना, कुछ खास दिखाता हूँ आपको। ऐसी निर्योग्यता जो कि बच्चों को पढ़ने में समस्या करे, पढ़ने में समस्या आए, उसे कहते हैं प्यारे मित्रों डिसलेक्सिया। आप लोग याद रखेंगे, डिसलेक्सिया, क्या प्यारे मित्रों? डिसलेक्सिया होती है जो पठन संबंधी अयोग्यता होती है। क्या होती है प्यारे मित्रों? पठन संबंधी अयोग्यता डिसलेक्सिया कहलाती है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद लेके चलता हूँ आपको लेखन संबंधी अयोग्यता, लिखने में समस्या आए तो उसे कहते हैं प्यारे मित्रों डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? डिसग्राफिया कहते हैं। थर्ड होता है गणितीय अवधारणा, गणित को करने में, गणित की कैलकुलेशन करने में समस्या हो, दैट इज कॉल्ड डिसकैलकुलिया प्यारे मित्रों। डिसकैलकुलिया कहते हैं प्यारे मित्रों। भाषा संबंधी यदि अक्षमता है प्यारे मित्रों, बोलने संबंधी क्षमता है, दैट इज कॉल्ड अफेजिया। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? अफेजिया। आप लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे लेके चलूंगा मैं। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर हियरिंग इज करेक्ट? बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में, बच्चे और उनके सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मतलब बच्चा और उसके अधिगम के बीच में। क्लियर है? चलिए ऑप्शन देखिए मेरे साथ। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है, बिल्कुल गलत है। अधिगम के लिए आप पुरस्कृत करेंगे, ठीक है, सीखने के लिए आप पुरस्कृत कर सकते हैं, पर दंड देना बिल्कुल गलत है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखिए, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है, बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर ये एक रूपता को प्रदर्शित कर रहा है। बच्चे का जो है अधिगम जरूरी नहीं कि सिर्फ आनुवंशिकता पर निर्भर करे, अधिगम आनुवंशिकता और वातावरणीय विकास दोनों पर निर्भर करता है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है, बिल्कुल गलत है। भाई आपकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कैसे अधिगम को निर्धारित करेगी? तो ऑप्शन नंबर सेकंड ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं, बिल्कुल सही है। प्यारे मित्रों जब आप क्लास लेने जाते हैं तो आपकी क्लास में सभी स्तर के बच्चे रहेंगे, सभी स्तर के बच्चे रहते हैं। कोई स्लो लर्नर होता है, कोई
मीडियम लर्नर होता है और कोई स्पीड लर्नर होता है। तो हमें तीनों बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार, प्यारे मित्रों, आवश्यकता के अनुसार हमें लर्निंग करानी है। बच्चा क्या चाहता है हमें उसको पता करना है। बच्चे की जांच करने के बाद हमें उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे लेके चलेंगे प्यारे मित्रों। आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अपने, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? सीखने की शैली प्यारे मित्रों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग स्टाइल? इट मीन्स लर्निंग स्टाइल, अधिगम स्टाइल के बारे में बात कर रहा है। चाक्षुष, यहाँ पर आंख याद रखना, आंख नहीं है। संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी। प्यारे मित्रों, सीखने की शैली में याद रखिएगा विजुअली, मतलब देखकर सीखते अपन लोग, ऑडिटरी भी सीखते हैं, ऑडियो विजुअल भी सीखते हैं। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे लेके चलूंगा। फिर से आपका जीन पियाजे आ गया। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? बिल्कुल सही है। जीन पियाजे साहब ने अधिगम करने के लिए, सीखने के लिए किसको आधार माना है? आपको मैंने कई बार बताया है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, बिल्कुल गलत। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, नहीं। शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन, बिल्कुल नहीं, स्किनर साहब का है, क्लार्क के हल का है। शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, बिल्कुल सही है, बच्चा खुद करके सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं इसे। मैंने पहले ही आपको बताया है कि स्कीमा के आधार पर आपको समझाया था मैंने कि बच्चा खुद सीखता है और खुद उसमें आत्मसातीकरण भी करता है। एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, बच्चा पर्यावरण के द्वारा खुद सक्रिय होकर सीखता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे लेके चलूंगा मैं। निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? प्यारे मित्रों, अब यहाँ जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के स्तर से प्रश्न बना हुआ है। इसके पहले मैं आप लोगों के लिए घटक बताया था, अभी आपको स्तर पे बताता हूँ। पूरे स्तर भी आपको पहले सिखाए हुए हैं मैंने। पहले आप लोग सीख लो कितने स्तर होते हैं। 3 प्रकार के स्तर बताए इन्होंने, कौन कौन से बताइए जरा मुझे। पहला होता है संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना प्यारे मित्रों? और एक औपचारिक, 4 प्रकार के। एक होता है आपके प्यारे मित्रों, आप लोग लिखेंगे संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। अभी अच्छे समझेंगे इनको। दूसरा होता है प्यारे मित्रों, आप लोग लिखेंगे पूर्व क्रियात्मक अवस्था। ये होता है प्यारे मित्रों, मेरे साथ लिखते जाइए, पूर्व क्रियात्मक अवस्था जो कि होती है प्यारे मित्रों आपका 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक क्या होता है प्यारे मित्रों। तीसरा होता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था प्यारे मित्रों, मूर्त क्रियात्मक अवस्था जो कि रहती है 7 वर्ष से लेके प्यारे मित्रों 11 वर्ष तक रहती है। इसको नोट कर लेंगे। चौथा होता है प्यारे मित्रों, आप लिखेंगे औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। प्यारे मित्रों, क्या होती है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु प्यारे मित्रों लिखेंगे आप 11 साल से लेके 15 साल तक की, 11 साल से लेके 15 साल तक की। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अभी आपको एक एक करके सारी चीज़ सिखाता हूं मैं। अभी इसका आंसर तो आप लोग लिख लेंगे। मूर्त क्रियात्मक अवस्था में आता है आपका संरक्षण और कक्षा समावेशन। संरक्षण के ऊपर भी चर्चा करेंगे, कंजर्वेशन के ऊपर भी चर्चा करेंगे अच्छे से। अभी आप लोग यहाँ देखिए, जब बात करते हैं प्यारे मित्रों पहली स्टेज की, जैसे आप लोग कहते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि जन्म से लेके आपका 2 वर्ष तक का होता है। अभी इसको ध्यान से समझना, ये एक ऐसी अवस्था है ना प्यारे मित्रों जिसमें बच्चा जो होता है अपनी संवेदनाओं के थ्रू सीखता है, संवेदनाओं के थ्रू सीखता है। क्लियर है? ठीक। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं पाया जाता, वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं पाया जाता। नोट कर लेंगे। ठीक। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप लोग प्यारे मित्रों, दूसरा पॉइंट लिखेंगे पूर्व क्रियात्मक अवस्था। पूर्व क्रियात्मक अवस्था प्यारे मित्रों ये होती है आपकी 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की। इस अवस्था में बच्चा जो होता है कुछ करने का प्रयास करता है, उसमें वस्तु स्थायित्व के गुण आने लगते हैं, वस्तु स्थायित्व का गुण आने लगता है बच्चे के अंदर। क्लियर है? इसके बाद बच्चे में प्यारे मित्रों, बच्चे में संरक्षण की भावना नहीं होती, संरक्षण की भावना नहीं होती। अब संरक्षण क्या होता है बताता हूँ अभी आपको मैं। इसके पहले आप लोग देख लीजिए, संरक्षण सीख लीजिए पहले। चलिए, संरक्षण क्या होता है? संरक्षण को इंग्लिश में कहते हैं प्यारे मित्रों कंजर्वेशन, कंजर्वेशन कहते हैं। कंजर्वेशन क्या होता है प्यारे मित्रों, ऐसे समझना, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मैं आपको 3D इमेज दिखा देता हूँ, ठीक है? हाँ, ओके फ्रेंड्स, अभी आप देखिए, आप लोग आप अपनी तरह एक बालक दिख पा रहे होंगे। ये क्या कर रहे हैं देखिए प्यार से, यहाँ पर ये 2 प्रकार के गिलास देख रहे हैं ना, एक साइज़ में बड़ा, एक साइज़ में छोटा। अब बच्चे में क्या होता है ना प्यारे मित्रों, वो ये सोचता है कि लंबा गिलास है तो इसमें ज़्यादा पानी होगा, सोचता है। यही होती है 2 साल से लेकर 7 साल तक की अवस्था में। इसमें बच्चा जो होता है अंतर नहीं कर पाता, दैट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन, संरक्षण। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? इसे ही कहते हैं संरक्षण। ऐसी अवस्था जिसमें बालक
देखने वाली वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, लंबाई चौड़ाई में और छोटा बड़ा में अंतर नहीं कर पाता, इसे कहते हैं संरक्षण। याद रखेंगे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। तो ऐसे देखिए ये साइज़ में छोटा है, ये साइज़ में बड़ा है। अब देखिए इन दोनों में समान पानी भरा हुआ है, पर ये चौड़ा है ये लंबा है, इसलिए लंबाई में ज़्यादा होने के कारण बालक सोचा कि इसमें ज़्यादा पानी है, इसलिए वो इसको क्लिक कर देता है, क्योंकि दोनों में बराबर पानी होते हैं। ठीक है, यही संरक्षण है। क्लियर हो गया प्यारे मित्रों। चलिए आपको लेके चलता हूँ वापस क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए प्यारे मित्रों, अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही उपस्थित किए जाने पर अंत्योगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना क्या कहलाता है? प्यारे मित्रों, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत से प्रश्न पूछा हुआ है। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत आप सबको मैंने पहले ही समझाया है, फिर एक बार समझा रहा हूँ मैं। आफ्टर द कंडीशन हैज़ बीन स्टेबलाइज इफ ओनली द कंडीशन स्टिमुलस इज repeatedly presented, then eventually the conditional response is called cessation। प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं ना शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की, उस पर मैं बाद में चलूँगा। पहले आप ऑप्शन देख लो। बाह्य अवरोध नहीं, विलंब अवरोध नहीं, अनुबंधित अवरोध नहीं, विलोप। प्यारे मित्रों क्या होता है कि अभी आपको समझ लीजिए, यहाँ पर दो टर्म आए हैं। एक है आपका उद्दीपक, क्या प्यारे मित्रों, उद्दीपक, और एक आपका अनुक्रिया, रिस्पॉन्स कहते हैं जिसे, अनुक्रिया। एक एक करके समझना सारी चीज़ें। उद्दीपक दो प्रकार से, एक प्राकृतिक या फिर अनअनुबंधित, यूसीएन कहते हैं इसे, अनकंडीशनल इसे यूसीएस कहते हैं। उद्दीपक को इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुलस, और आपका अनुक्रिया हो गया आपका रिस्पॉन्स, एस, और ये आर। क्लियर है। चलिए, उद्दीपक दो प्रकार के, यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस और एक सीएस कंडीशनल स्टिमुलस। इसी प्रकार से यूसीआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स और सीआर कंडीशनल रिस्पॉन्स। अब समझना एक एक करके। हिंदी में कहते हैं अनअनुबंधित उद्दीपक, क्या प्यारे मित्रों, अनअनुबंधित उद्दीपक, और ये है आपका अनुबंधित उद्दीपक, अनअनुबंधित अनुक्रिया और एक अनुबंधित अनुक्रिया। अब अच्छे से समझना इन दोनों चारों चीज़ों को। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं चित्र पे लेके चलता हूँ। ठीक है, अपने मोबाइल स्क्रीन पर प्यारा सा चित्र आप देख पा रहे होंगे। ये डॉग है, पावलोव वाला। आपको पता है कि पावलोव के मुंह से लार ऑटोमेटिकली गिरता है। ये देखिए, उसने भोजन दिया अनकंडीशनल स्टिमुलस, मतलब क्या, अनअनुबंधित उद्दीपक। उद्दीपक मतलब एक ऐसी वस्तु जिसको देखकर आपके मन में कुछ भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे कि बाजार से गुजर रहे हों और आपको जलेबी दिख जाए तो मुंह में पानी आ जाता है, दैट इज कॉल्ड क्या, उद्दीपक। तो कुत्ते ने ये देखो, इसने भोजन देखा और उसको देख के मुंह में लार आ गया। लार का आना एक अनुबंधित उद्दीपक है, अनुक्रिया है। क्लियर है, क्योंकि लार तो उसको ऑब्वियसली आता है। अब ध्यान देना, पहला स्टेज देखना जरा। पहला स्टेज क्या कह रहा है, उसको घंटी बजाई गई। घंटी बजाना नेचुरल स्टिमुलस है, नेचुरल स्टिमुलस, नो रिस्पॉन्स। घंटी बजाने पर उसने कुछ नहीं किया, लार नहीं टपकाया। इसके बाद घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद देखो उसको भोजन दिया और लार आ गया। अब ध्यान देना, भोजन को देखकर उसके मुंह में लार आया, अनकंडीशनल स्टिमुलस रिस्पॉन्स है ये भी, और फूड प्लस बैल। पर यहाँ पर जब तीसरी बार घंटी बजाई गई, घंटी के बजते ही उसके मुंह में लार आ गया। इसका मतलब क्या है कि वो कंडीशनल रिस्पॉन्स किया, अनुबंधित रिस्पॉन्स किया, अनुबंधित अनुक्रिया किया। कहने का मतलब क्या है प्यारे मित्रों, बिल्कुल ऐसे समझना। मैंने आपको पहले भी इसको समझाया था, एक एग्जाम्पल लिया था स्कूल वाला, कि भाई हमें जब क्या होता है, कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं तो हमारे मुंह में लार आता है, परंतु उसके पहले हम क्या करें, कुछ और चीज़ें दिखाएं। और जैसे मान लो बच्चों को हम क्या करते हैं, कुछ मॉडल लेके जाते हैं, बच्चों को हम मॉडल से दिखाते हैं और पढ़ाते हैं, सिखाते हैं सारी चीज़ें। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है साथियों, क्या होता है कि पावलोव साहब ने एक अनुबंधित अनुक्रिया के द्वारा, अनुबंधित उद्दीपक के द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि हम घंटी बजाते हैं, घंटी बजाने के बाद उसको भोजन देते हैं, यही प्रक्रिया बार बार दोहराते हैं, तो उससे क्या होता है कि ऐसी स्थिति आती है, सिर्फ हम घंटी बस बजाते हैं और घंटी बस बजाने के बाद उसके मुंह में लार आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अनुबंधित हो जाता है। परंतु यहाँ प्रश्न में क्या पूछ रहा है, देखिए जरा, प्रश्न में ये कह रहा है कि अनुबंधन स्थापित होने के बाद, मतलब कंडीशनल हो गया,
यदि आप बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही करें, मतलब सिर्फ घंटी बस बजाएं, उसको भोजन ना दें, तो क्या हो जाएगा, अनुबंधन का लोप हो जाएगा, अनुक्रिया आना बंद हो जाएगी। मतलब टॉमी को समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ घंटी बस बजा रहे हैं, ये फिरकी ले रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे लेके चलूंगा प्यारे मित्रों आपको मैं। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फीचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। प्यारे मित्रों, हम बात करते हैं किस अभिक्रिया को आप लोग सीखने की विशेषता नहीं मान सकते। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, बिल्कुल सही है। अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, बिल्कुल। अनलर्निंग भी एक सीखने की प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, बिल्कुल नहीं भाई। केवल शब्द आ गया, एकमात्र शब्द आ गया, ये सब क्या है, नेगेटिव टर्म है। ठीक है, तो ये थी प्यारे मित्रों आज की सुपर 15 क्लास। आपने कितना स्कोर किया बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही प्यारे मित्रों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।